हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमरजीत स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम लोग दृष्टि की मैगजीन उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को पढ़ रहे थे। हमने पिछली वीडियो में उत्तर प्रदेश घटनाक्रम को पढ़ लिया था। आज हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम में हमारा पहला घटनाक्रम है राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन। 22 से 24 सितंबर 2022 को राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात के एकता नगर में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात के एकता नगर में आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने का टारगेट रखा है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने का टारगेट रखा है। इस सम्मेलन में वन्य जीव संरक्षण, भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने और वन क्षेत्र बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। जो ये राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में वन्य जीव संरक्षण, भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने और वन क्षेत्र बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। अगला घटनाक्रम है नामीबिया से लाए गए 8 अफ्रीकी चीते। 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद बाड़े का गेट खोलकर इन्हें छोड़ा। नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया, जिनमें से 5 जो हैं वो मादा हैं और 3 जो हैं वो नर हैं। और इनको कहाँ रखा गया है? श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। इन चीतों की रखवाली के लिए 90 गांव के 450 से ज़्यादा लोगों को चीता मित्र बनाया गया और इन 8 चीतों का नाम ओमान, फ्रेंडी, शहनाज, आशा, शिवली, शेषा और सासा है। एक मादा चीते का नाम आशा मोदी जी ने रखा है। ये हमें ध्यान रखना है, एक मादा चीते का नाम मोदी जी ने आशा रखा है। जो नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया है उसको कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। ये कूनो नेशनल पार्क है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और कूनो नेशनल पार्क के बीच से कूनो नदी बहती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, जिसकी संख्या 11 है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे है? लद्दाख में है। सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है और जिम कॉर्बेट का पुराना नाम जो था वो हेमी नेशनल पार्क था। सबसे छोटा नेशनल पार्क बटन द्वीप है, जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। यूपी में मात्र एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, जो लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगला घटनाक्रम है भारत का वाराणसी एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित। 15 से 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित संघीय सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक के दौरान 2022-23 की अवधि के लिए पहली बार एससीओ ने पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में वाराणसी शहर को नामित किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत और अन्य एससीओ सदस्यों के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक और मानवीय आदान प्रदान को बढ़ावा देना। एससीओ ने भारत के वाराणसी शहर को क्या किया है? पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया है। और एससीओ जो है एससीओ संघाई सहयोग संगठन। एससीओ का मुख्यालय जो है ये चीन के बीजिंग में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी 2001 में हुई थी। भारत इसमें 2017 में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 2017 में शामिल हुआ था और 2023 में भारत इसकी
अध्यक्षता करेगा। और हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में वाराणसी शहर को एससीओ ने पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में एससीओ ने नामित किया है। अगला घटनाक्रम है राजपथ का नाम बदलकर हुआ कर्तव्य पथ, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। 9 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा के एक हिस्से को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन करने के साथ ही इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया। 28 फीट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा 280 मीट्रिक टन की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है वो 28 फीट ऊंची है और मूर्तिकारों की टीम का नेतृत्व अरुण योगीराज ने किया। सुभाष चंद्र बोस की जो भव्य प्रतिमा कि मूर्तिकारों की टीम का नेतृत्व किसने किया था, अरुण योगीराज ने किया। ये कर्तव्य पथ है, इसका पहले जो नाम था वो राजपथ था। कर्तव्य पथ करीब 3 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है, करीब 3 किलोमीटर लंबा है। इस पर 487 पेड़ लगे हुए हैं। जो ये पेड़ लगे हुए हैं लगभग इनकी संख्या 487 है। अगला घटनाक्रम है भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट 2021 एनसीआरबी। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट 2021 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर वर्ष 2020 में 56.5% से बढ़कर 2021 में 64.5% हो गई। जो महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर थी 2020 में 56.5% थी, लेकिन 2021 में बढ़कर 64.5% हो गई। महिलाओं के खिलाफ 2021 में दर्ज मामलों की वास्तविक संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। महिलाओं के खिलाफ दर्ज मामलों की वास्तविक संख्या में क्या है, उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। इसके बाद क्रमशः राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। नागालैंड में पिछले 3 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। 3 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ सबसे कम मामले कहाँ पे दर्ज किए गए हैं, नागालैंड में दर्ज किए गए हैं। और सबसे ज़्यादा मामले कहाँ पे दर्ज हुए हैं, उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में वर्ष 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध उच्चतम है। एनसीआरबी रिपोर्ट 2021 के अनुसार आत्महत्याओं की संख्या के मामले में महाराष्ट्र देश में सबसे ऊपर है। एनसीआरबी रिपोर्ट 2021 के अनुसार आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र जो है वो फर्स्ट पे है और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 पे है। और राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 पे है। अगला घटनाक्रम है कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। व्यक्ति को तब कार्यात्मक रूप से साक्षर कहा जाता है जब वह अपना नाम लिखने, गणना करने और हिंदी में या प्रमुख भाषा के अलावा अन्य भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम हो। हाल ही में मध्य प्रदेश का आदिवासी बाहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। मतलब जो मंडला जिला है वहाँ पे सभी लोग क्या अपना नाम लिख सकते हैं, गणना कर सकते हैं और हिंदी या प्रमुख भाषा के अलावा अन्य भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम हैं। 2011 के सर्वेक्षण के दौरान मंडला जिले में साक्षरता दर जो थी लगभग 68% थी। लोगों को कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाने के लिए महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को शिक्षित करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिला और बाल विकास विभाग के सहयोग से स्वतंत्रता दिवस 2020 को एक बड़ा अभियान शुरू किया गया था। और इस अभियान के साथ पूरा जिला 2 वर्ष के भीतर, मात्र 2 वर्ष के भीतर कार्यात्मक रूप से साक्षर जिले में बदल गया।
इस प्रकार से महिलाओं और पुरुषों को स्लेट के माध्यम से सिखाया गया, जैसे हम लोगों को बचपन में स्लेट के माध्यम से सिखाया जाता है। तो मध्य प्रदेश का मांडला जिला जो है वो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला हो गया है। यहाँ पे सभी लोग लिखना पढ़ना गणना करना सीख लिए हैं। अगला घटनाक्रम है हरिद्वार, भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित। हाल ही में नीति आयोग द्वारा उत्तराखंड के हरिद्वार को 5 मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। नीति आयोग ने हरिद्वार जिले को आधारभूत अवसंरचना थीम में देश के 112 आकांक्षी जिलों में प्रथम स्थान दिया गया है। पुरस्कार स्वरूप 3 करोड़ रुपए की धनराशि का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। आकांक्षी जिला हरिद्वार इससे पहले 2 बार प्रथम स्थान मिल चुका है। हरिद्वार जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित हुआ है। किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। और 112 आकांक्षी जिलों में प्रथम स्थान है किसका? हरिद्वार का। और इससे पहले हरिद्वार 2 बार आकांक्षी जिले का प्रथम पुरस्कार पा चुका है। सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों के लिए पैरामीटर के अंतर्गत 5 मानकों के आधार पर चुना जाता है। सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला के लिए जो पैरामीटर होता है वो 5 मानकों के आधार पर चुना जाता है। स्वास्थ्य और पोषण, उस जिले का स्वास्थ्य और पोषण का स्तर क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, वित्तीय समावेशन का स्तर क्या है, कौशल विकास, कृषि और जल संसाधन, बुनियादी ढांचे कैसे हैं। तो इन 5 आधारों पर क्या है, सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले को चुना जाता है। और जिसमें से 112 में से जो पहला स्थान है वो हरिद्वार का है। अगला घटनाक्रम है भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल। यूनेस्को ग्लोब नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज एक अंतर्राष्ट्रीय नीति आधारित नेटवर्क है। इसका उद्देश्य अन्य शहरों के साथ विचारों और कलाओं को साझा करके सीखने वाले शहरों का विकास सुनिश्चित करना। इस सूची में अब तक 76 देशों के 294 शहर शामिल हुए हैं। हाल ही में भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल हो गए हैं। हाल ही में भारत की कितने शहर? 3 शहर ग्लोबल नेटवर्किंग ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल हो गए हैं। यह शहर केरल के त्रिशूल और नीलांबुर एवं तेलंगाना के वारंगल हैं। इस सूची में भारत सहित विश्व के 44 देशों के 77 शहरों को साल 2022 में शामिल किया गया है। इस सूची में भारत सहित विश्व के 44 देशों के 77 शहरों को साल 2022 में नामित किया गया है। और 76 देशों के 294 देश अभी तक इसमें शामिल हो चुके हैं। और 2021 में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला घटनाक्रम है 32वां वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक। वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक दुनिया भर के प्रमुख वित्तीय केंद्रों की प्रतिस्पर्धा की तुलना करता है। 22 सितंबर 2022 को वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक का 22वां संस्करण जारी किया गया, जिसमें न्यूयॉर्क दुनिया के सबसे पसंदीदा वित्तीय केंद्र के रूप में शीर्ष पर है। न्यूयॉर्क पिछले 4 वर्षों में शीर्ष स्थान पर बरकरार है। भारत में नई दिल्ली और मुंबई क्रमशः 64वें और 7वें स्थान पर है। भारत में नई दिल्ली 64वें और मुंबई जो है 7वें स्थान पर वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में है। अगला घटनाक्रम है मानव विकास सूचकांक। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक HDI के मामले में भारत 2021 में 191 देशों की सूची में 132वां स्थान पर रहा। 2020 में 131वां स्थान था। 2020 में भारत का जो मानव विकास सूचकांक है उसमें 131वां स्थान था, लेकिन 2021 में कितना हो गया है? 132वां। रिपोर्ट
के मुताबिक इसके लिए जीवन प्रत्याशा में गिरावट को जिम्मेदार बताया गया है। जो 1 अंक की गिरावट हुई है उसके लिए उसको किसको जिम्मेदार बताया गया है? जीवन प्रत्याशा में गिरावट को बताया गया है। सूचकांकों की गणना 4 आधारों पर की जाती है। जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा की औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो जो सूचकांकों की गणना 4 आधारों पर की जाती है। भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 73वां स्थान है, चीन का 19वां स्थान है, बांग्लादेश का 129वां स्थान है, भूटान का 137वां स्थान है और नेपाल का 143वां स्थान है, म्यांमार का 149वां स्थान है और पाकिस्तान का 161वां स्थान है। तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि मानव विकास सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 132 है। कितनी है? 132वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। दोस्तों, आज का हम अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।